बायो की थर्ड क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये बायोलॉजी की थर्ड क्लास है। फर्स्ट एंड जो सेकंड क्लास बायोलॉजी की हुई थी उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है उनके बारे में एक बार हम रिवीजन करते हैं। देखो हमारा जो चैप्टर का जो नाम है वो है उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र के बारे में हम बात करें। फर्स्ट क्लास हुई थी बायो की उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। उत्सर्जन की हमने परिभाषा पढ़ी थी, उत्सर्जित पदार्थ के बारे में हमने पढ़ा है, उत्सर्जित अंग क्या होती है वो पढ़े थे हमने। ठीक है, मोस्टली ये 3 टॉपिक हमने पढ़े थे और चौथा टॉपिक हमने पढ़ा था जो क्लास सेकंड में हमने पढ़ा है। कौन सा पढ़ा था? उत्सर्जित पदार्थ के आधार पर प्राणियों का वर्गीकरण। तो उत्सर्जित पदार्थ के आधार पर जब हम प्राणियों का वर्गीकरण करते हैं तो इसके 3 ग्रुप बनते हैं, एमोनोटेरिक, यूरियोटेरिक एंड यूरिकोटेरिक। अब एमोनोटेरिक प्राणी किसे कहते हैं इसके बारे में मैंने कल आपको बताया था कि वे प्राणी जो उत्सर्जन की क्रिया के द्वारा अमोनिया गैस का उत्सर्जन करते हैं तो वे प्राणी क्या कहलाएंगे? एमोनोटेरिक प्राणी कहलाएंगे। और एमोनोटेरिक प्राणी कौन सी आवास में रहते हैं? जलीय आवास में रहते हैं। ठीक है, उनके बाद मैंने अमोनिया के बारे में बताया कि अमोनिया क्या होती है? जहरीली गैस होती है जिसको हमें अधिक समय तक शरीर में संग्रहित नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस वजह से हम उसको क्या है, जो ही प्रोटीन का उपापचय होगा अमोनिया गैस बनेगी और तुरंत बॉडी से हम बाहर निकाल देंगे। और इसके लिए मैंने एक सिद्धांत बताया था, सरल भौतिकी विसरण सिद्धांत के द्वारा। दूसरा हमने पढ़ा था यूरियोटेरिक प्राणी। अब यूरियोटेरिक प्राणी किसे कहेंगे हम? यदि उत्सर्जन की क्रिया के द्वारा यूरिया का उत्सर्जन किया जाता है तो वे प्राणी क्या कहलाएंगे? यूरियोटेरिक प्राणी कहलाएंगे। और यूरियोटेरिक प्राणी कौन सी आवास में रहते हैं? स्तरीय आवास में रहते हैं, जहां पर जल की जो क्वांटिटी है, जल की मात्रा न तो ज्यादा होती है और न ही कम होती है। तो वहां पे प्रोटीन के उपापचय के फलस्वरूप किसका निर्माण होगा? यूरिया का निर्माण होगा। यूरिया क्या होती है? अमोनिया। यूरिया अमोनिया की तुलना में कम जहरीला पदार्थ होता है, तरल पदार्थ होता है। ठीक है, जिसको कुछ समय के लिए हम शरीर में संग्रहित कर सकते हैं। और मनुष्य की अगर हम बात करें, मनुष्य कैसा होता है? यूरियोटेरिक प्राणी होता है जो यूरिया का निर्माण कर रहा है और किडनी के माध्यम से यूरिया को वाटर के साथ मिक्स कर बॉडी से बाहर निकालता है। तीसरा हमने पढ़ा था यूरिकोटेरिक प्राणी। तो वे प्राणी जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं या उनकी बॉडी में एब्सिस पदार्थ के रूप में यूरिक अम्ल का निर्माण होता है, यूरिकोटेरिक प्राणी कहलाते हैं। और ये प्राणी मोस्टली कौन सी आवास में पाए जाएंगे? रेगिस्तानी क्षेत्रों की अगर हम बात करें, रेगिस्तानी प्राणी में इस प्रकार की प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया वर्गीकरण। अब नेक्स्ट टॉपिक जो बायोलॉजी जो थर्ड क्लास है उसकी अगर हम बात करें तो इसमें फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे उत्सर्जन का महत्व। जो हम बात कर रहे हैं उत्सर्जन, हमारे शरीर में जो उत्सर्जन की जो क्रिया हो रही है वो क्यों हो रही है, इसके क्या कारण है, इसका हमारी बॉडी में क्या महत्व है। दोस्तों उस महत्व की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम मोस्टली 3 महत्व पढ़ेंगे। हम सामान्यतः हम क्या पढ़ेंगे? 3 महत्व पढ़ेंगे। पहला महत्व तो समस्थितिकता को बनाए रखना, दूसरा महत्व है एब्सिस पदार्थों का निकाला जाना, तीसरा महत्व है रक्त का पीएच व प्राशन दाब समान। ठीक है, समान बनाए रखना। ठीक है, आपको ये लिखना नहीं है, एक बार सिर्फ आपको समझना है। इनके जो नोट्स की पीडीएफ है वो मैं अलग से आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, अलग से दूंगा, उससे देकर के आपको लिखना है। सिर्फ यहाँ पे आपको एक बार समझना है। समझना क्या है? हमारा टॉपिक क्या है? उत्सर्जन का महत्व है। हमारे शरीर में जो एब्सिस पदार्थ जो बन रहे हैं हम उसको बाहर निकाल रहे हैं तो इससे हमारी बॉडी को क्या महत्व होता है, क्या बेनिफिट या क्या लाभ प्राप्त होता है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला तो है समस्थितिकता को बनाए रखना। अब बात यह आती है कि समस्थितिकता होती क्या है? समान स्थितिकता अवस्था, समान अवस्था को बनाए रखना। अब समान अवस्था क्या होती है? देखो हमारे शरीर में क्या है, बहुत सारे आयन होते हैं, वाटर होता है। कई बार हम वाटर की क्वांटिटी भी ज्यादा हो जाती है। कई बार आयन जैसे सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, क्लोराइड आयन है, तो इनकी क्वांटिटी कई बार ज्यादा हो जाती है, कई बार कम हो जाती है। तो इनकी जो समान अवस्था होती है उनको बनाए रखने में सहायता कौन करता है? उत्सर्जन की क्रिया करती है। तो पहला महत्व तो ये।
दूसरा मेथड क्या होता है, अवशिष्ट पदार्थों का निकाला जाना। अब अवशिष्ट पदार्थ, अभी हमने उत्सर्जन की परिभाषा पीछे की जो क्लासेज में हमने पढ़ी थी कि उत्सर्जन की क्रिया के द्वारा हमारे शरीर में जो अवशिष्ट पदार्थ बन रहे हैं उनको हम क्या निकालते हैं, बाहर निकालते हैं शरीर से। ठीक है, तो उत्सर्जन की क्रिया के द्वारा हम क्या करें, अवशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालते हैं। तो दूसरा मेथड है इनका ये हो गया, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तीसरा होता है रक्त का पीएच व प्राशन दाब का समान होना या समान बनाए रखने हेतु। ठीक है, जिसे हम ब्लड के पीएच की अगर हम बात की तो ब्लड का पीएच जो सामान्यतः 7.4 होता है। जब आयनों की सांद्रता कम होगी या ज्यादा बढ़ेगी तो पीएच की जो मान है वो भी कम या ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पीएच के जो 7.4 है, पीएच मनुष्य की शरीर के जो ब्लड है उनका पीएच कितना होता है, 7.4 होता है। ठीक है, तो इस पीएच को बनाए रखने के लिए कौन सहायक होता है, उत्सर्जन सहायक होता है। उनके साथ साथ प्राशन जो दाब होता है, प्राशन के बारे में भी हमें पढ़ते हैं कि जो गैसेज होती है या फिर जो तरल पदार्थ होता है वो अपनी उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या करता है, गमन करता है। तो वो प्राशन दाब वो उसमें भी बनाए रखने में कौन सहायक होता है, उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आपको प्राणियों का वर्गीकरण के बाद में नेक्स्ट टॉपिक आपको करना है उत्सर्जन का महत्व है। तो उत्सर्जन के महत्व में आपको 3 महत्वों के बारे में आपको बताना है। समस्थितिता को बनाए रखना, दूसरा अवशिष्ट पदार्थों को बॉडी से बाहर निकालना, तीसरा रक्त का पीएच व प्राशन दाब को बनाए रखने हेतु में। अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे कैसे रूप में उत्सर्जन। अब ये कैसे रूप क्या होता है, आपने नाम सुना होगा पहले कैसे रूप। परीक्षा में एक वर्गीकरण पढ़ा था, प्राणियों का वर्गीकरण, और प्राणियों के वर्गीकरण में मैंने आपको बताया था प्राणी, या फिर मैंने प्राणी लिखा होगा या फिर मैंने क्या लिखा होगा, एनिमल। ठीक है, और प्राणी को मैंने 2 भागों में डिवाइड किया था, 2 भागों में विभाजित किया था। एक का तो नाम दिया था मैंने अकशेरुक, और दूसरे का नाम दिया था मैंने कशेरुक। और साथ साथ मैंने ये बात भी बताई थी जब हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने का कोई ना कोई बेस होता है। यहाँ पे हम प्राणियों को डिवाइड करें तो प्राणियों को डिवाइड किसके आधार पर करें, कशेरुक दंड, और इंग्लिश में बोलते हैं नोटोकॉर्ड। कशेरुक दंड के आधार पर नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड के आधार पर हमने प्राणी को 2 भागों में बांटा था, पहला तो अकशेरुक, दूसरा कशेरुक। समझ गया। अकशेरुक में क्या होती है, कशेरुक दंड अनुपस्थित होती है। कशेरुक दंड क्या होती है, एब्सेंट होती है। और कशेरुक में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, कशेरुक दंड या नोटोकॉर्ड। अब नोटोकॉर्ड क्या होती है, बैकबोन या रीढ़ की हड्डी। ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी को हम क्या बोलते हैं, कशेरुक दंड बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, नोटोकॉर्ड बोलते हैं। अब प्राणी को इस कशेरुक दंड के आधार पर 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, अकशेरुक, दूसरा कशेरुक। हम बात किसकी कर रहे हैं, कशेरुक की बात कर रहे हैं। प्राणियों का वह ग्रुप जिसमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है, कशेरुक दंड पाया जाता है, उसको हमने क्या नाम दिया, कशेरुक। तो सिर्फ किस कशेरुक के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, अब कशेरुक की जितने भी सारे प्राणी हैं उसमें उत्सर्जी अंग क्या क्या हो सकते हैं, मैंने कहा कशेरुक में उत्सर्जन। ठीक है, तो उसमें उत्सर्जी अंग क्या क्या हो सकते हैं। पहला तो मैंने लिखा है त्वचा, दूसरा फेफड़ा, तीसरा यकृत, चौथा आहार नाल, पांचवा लवण और छठा वक्रक। 6 संरचना मैंने लिखी है, 6 संरचना मैंने यहाँ पे लिखी है। त्वचा, फेफड़े, यकृत, आहार नाल, लवण ग्रंथियां व वक्रक। तो ये मोस्टली 6 संरचना आपको कशेरुक प्राणियों में आपको देखने को मिलेगी। पहले हम बात करते हैं त्वचा के द्वारा। त्वचा के बारे में आप नॉर्मली जानते हो, त्वचा में क्या होती है, सफेद ग्रंथियां होती है, पसीने की ग्रंथियां बोलते हैं हम सामान्य भाषा में, इसको क्या बोलते हैं, पसीने की ग्रंथियां, जिसके माध्यम से पसीना हमारे शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है, पसीने का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है, कड़वा होता है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, सोडियम, बहुत सारे आयंस होते हैं उसमें, और वाटर होता है, यही होता है ना। तो यहाँ पे जब हमारे शरीर में जल की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जब हमारे शरीर में जल की मात्रा ज्यादा हो जाती है तब हमारे शरीर की त्वचा में उपस्थित सफेद ग्रंथियां, कौन सी ग्रंथियां है, सफेद ग्रंथियां, त्वचा में उपस्थित सफेद ग्रंथियां जल व लवणों को शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। तो पहला
उत्सर्जन क्या हो गया, त्वचा हो गया। दूसरी हम बात करते हैं फेफड़े के बारे में। फेफड़े के बारे में भी हम पढ़ते हैं कि फेफड़े क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया में भाग लेता है और फेफड़ों के द्वारा CO2 को बाहर निकाला जाता है और O2 को अंदर ग्रहण किया जाता है, यह भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो फेफड़े में क्या कर रहा है, CO2 गैस को बाहर निकालता है, CO2 गैस का उत्सर्जन करता है। तो फेफड़े में क्या होते हैं, उत्सर्जी अंग होते हैं। तीसरा आता है यकृत, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लीवर। तो जब हम लीवर की अगर हम बात करें तो लीवर के द्वारा पीत वर्णकों का उत्सर्जन किया जाता है। अब ये पीत वर्णक क्या होते हैं, वर्णक तो आपको पता है, वर्णक के बारे में तो क्या है, रंग प्रोवाइड करवाने वाला या रंग देने वाला। रंग देने वाला क्या है, वर्णक है। ठीक है, पीत का अर्थ होता है पीला। ठीक है, आपने जब हम हीमोग्लोबिन के बारे में हम बात करते हैं, हीमोग्लोबिन पढ़ा होगा, ब्लड की जो RBC होती है या रक्त की जो लाल युधिर कणिका होती है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। और हीमोग्लोबिन क्या होता है, श्वसन वर्णक होता है, जिसकी वजह से रक्त का कलर कैसा होता है, रेड होता है। आपने ये भी पढ़ता है कि जो RBC है उनका जो जीवन काल है वो 120 दिन का होता है। अब जो ही RBC का जीवन काल 120 दिन पूर्ण हो जाएगा तब RBC कहां पे जाती है, लीवर एंड स्प्लीन में जाती है और वहां पे क्या होता है, हीमोग्लोबिन का अपघटन होता है और इसका निर्माण होता है, पीत वर्णकों का निर्माण होता है। अब इस पीत वर्णक को यकृत के माध्यम से शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो यकृत होगा, इनके बाद में आहार नाल। ठीक है, तो आहार नाल के द्वारा कैल्शियम और पोटेशियम आयनों का उत्सर्जन किया जाता है। यदि हमारे शरीर में कैल्शियम और पोटेशियम आयन की मात्रा ज्यादा हो रही है और वो हमारे शरीर के लिए क्या होती है, अनावश्यक होती है, तो उस स्थिति में आहार नाल के द्वारा कैल्शियम और पोटेशियम आयनों का बॉडी से बाहर निकालते हैं। पांचवा हम बात करते हैं लवण ग्रंथियां। अब लवण जो ग्रंथियां होती है वो कुछ ही एनिमल्स में आपको देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पे मैंने एनिमल्स लिखा है, पक्षियां, एविस क्लास के जो प्राणी आते हैं पक्षियां। पक्षियों की जब हम बात करते हैं पक्षियों में लवण ग्रंथियां पाई जाती है, लवण ग्रंथियां, और लवण ग्रंथियों के माध्यम से लवणों का उत्सर्जन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लवण ग्रंथियां भी क्या हो गई, उत्सर्जी अंग हो गया। नेक्स्ट आता है वक्रक या इसको इंग्लिश में बोलते हैं किडनी। ध्यान रखना आप इस चीज को, कई बार मैं किडनी का ज्यादा यूज करूंगा तो आपको किडनी ध्यान रखना है, किडनी को हिंदी में वक्रक बोलते हैं। ठीक है, तो किडनी के माध्यम से किसका उत्सर्जन किया जाता है, यूरिया का उत्सर्जन किया जाता है। तो मोस्टली आगे जो हम बात करेंगे सिर्फ किडनी के बारे में बात करेंगे। क्यों, हम यहाँ पे जो उत्सर्जन तंत्र के बारे में हम किसके बारे में बात करें, मनुष्य के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और मनुष्य में उत्सर्जन क्या होता है, मुख्य उत्सर्जन क्या होता है, किडनी होती है। तो आज हम किडनी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा रहा हूं। सबसे पहले हमने पढ़ा था उत्सर्जन का महत्व है। अब उत्सर्जन का क्या महत्व होता है, समस्थितिता को बनाए रखना। दूसरा महत्व है अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाना। तीसरा महत्व है रक्त का पीएच और प्राशन भाव को बनाए रखने में। उत्सर्जन के 3 महत्व है। ठीक है, उनके बाद में आपको कैसे रूप में उत्सर्जन को समझाना है, आपको शॉर्ट में समझाना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो मैंने आपको केसरू के बारे में बताया कि केसरू क्या होते हैं। तो वे प्राणी जिसमें नोटोकॉड या रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उसको हम बोलेंगे केसरू। उसमें उत्सर्जी अंग क्या क्या होते हैं तो उसके बारे में बात करें। सभी केसरू के बारे में अगर हम एक साथ बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें आपको 6 संरचनाएं आपको देखने को मिलेगी। त्वचा, फेफड़े, यकृत, आहार नाल, लवण ग्रंथियां व वक्रक या किडनी। ठीक है, त्वचा किस प्रकार उत्सर्जन का काम कर रही है इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि जब हमारे शरीर में जल की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन में त्वचा में स्वेद ग्रंथियां पाई जाती है। तो त्वचा में स्वेद ग्रंथियों के द्वारा जल, लवण व CO2 का उत्सर्जन किया जाता है। तो त्वचा भी क्या होगा, उत्सर्जी अंग होगा। दूसरी हम बात करें फेफड़ों के बारे में। तो फेफड़ों के बारे में क्या है, श्वसन की क्रिया के द्वारा CO2 को बाहर निकाला जाता है या CO2 का उत्सर्जन किया जाता है। तो यहाँ पे फेफड़े भी क्या होते हैं, उत्सर्जी अंग होते हैं। तीसरा मैंने बताया यकृत या लीवर। तो लीवर के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ इसके द्वारा पीत वर्णकों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो यकृत भी क्या हो गया, उत्सर्जी अंग हो गया। चौथा आपको आहार नाल के बारे में। तो आहार नाल जब हमारे शरीर में कैल्शियम और पोटेशियम आयन की सांद्रता जब बढ़ जाती है या इनकी क्वांटिटी या मात्रा अगर बढ़ जाती है तब आहार नाल के द्वारा इनका क्या किया जाता है, उत्सर्जन किया जाता है। तो आहार नाल भी क्या होगा, उत्सर्जी अंग होगा।
पांचवा था लवण ग्रंथियां। तो लवण ग्रंथियां मोस्टली आपको देखने को मिलेगी पक्षियों में। तो पक्षियों में लवणों का उत्सर्जन किसके द्वारा किया जाता है? लवण ग्रंथि के द्वारा किया जाता है, साल्ट ग्लैंड। तो लवण ग्रंथियां भी क्या हो गई? उत्सर्जी अंग हो गया। इनके बाद में हम बात करते हैं किडनी के बारे में। किडनी मनुष्य की अगर हम बात करें तो मनुष्य में यूरिया का उत्सर्जन किडनी के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे किडनी भी क्या होती है? मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मनुष्य में उत्सर्जी तंत्र के बारे में। मनुष्य की अगर हम बात कर सकते हैं या कैसे रुके, दोनों की कमेंट उसके बात करेंगे हम। ठीक है, मनुष्य या कैसरूप में उत्सर्जन तंत्र के बारे में बात करेंगे। तो जब उत्सर्जन तंत्र की अगर हम बात करें, चाहे वो कैसरूप हो या मनुष्य, लगभग सेम होता है। कुछ संरचनाओं में आपको अंतर देखने को मिलेगा, लेकिन लगभग इनका क्या होता है? सेम होता है। तो हम यहाँ पे मनुष्य और कैसरूप लिख सकते हैं। तो मनुष्य कैसरूप में उत्सर्जन तंत्र, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो मुख्य उत्सर्जी अंग होता है, मुख्य उत्सर्जी अंग इसमें मनुष्य में जो मुख्य उत्सर्जी अंग होता है वो क्या होता है? किडनी होता है, वक्रक या किडनी। ठीक है, तो मनुष्य में उत्सर्जी अंग क्या होता है? किडनी होता है। जब हम किडनी की अगर हम बात करें तो मनुष्य में किडनी की संख्या कितनी होती है? 1 पेयर, एक जोड़ी। किडनी की संख्या कितनी होती है? 1 पेयर। ठीक है, किडनी की संख्या हो गई 1 पेयर या एक जोड़ी। किडनी की संख्या 2 होती है या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? एक जोड़ी होती है। अब किडनी हमारे शरीर में कहां पे स्थित होती है या इनकी स्थिति के आधार पर हम किडनी को उनके दो नामकरण करते हैं, हम इसका नामकरण करते हैं। तो एक होती है दायां वक्रक या इसको बोल सकते हैं राइट किडनी। ठीक है, एक होती है लेफ्ट किडनी। ठीक है, तो किडनी को स्थिति के आधार पर अगर हमारे दाएं भाग में तो उसको हम कहते हैं राइट किडनी, और बाएं भाग में तो कहते हैं क्या है? लेफ्ट किडनी। तो किडनी स्थिति के आधार पर उनका नामकरण किया गया है, राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी। ठीक है, उनके बाद में किडनी कैसे होता है? मेसोडर्मल ऑर्गन होता है, मेसोडर्मल ऑर्गन। अब मेसोडर्मल ऑर्गन को हिंदी में कैसे लिखी गया? मेसोडर्मल एंड किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर किडनी कैसा ऑर्गन होता है? मेसोडर्मल ऑर्गन या मेसोडर्मल एंग होता है। अब ये मेसोडर्मल क्या है? पीछे हमने ब्लास्टोफोर का भविष्य हमने पढ़ा है, आपको याद हो या फिर देख लेना। ब्लास्टोफोर के भविष्य में मैंने आपको दिखाया था कि एम्ब्रियोनिक अवस्था में या भ्रूणीय अवस्था में लेयर की संख्या कितनी होती है। ठीक है ना, पढ़ा था ना आपको ध्यान हो? एक्टोड्रम, एंडोड्रम एंड मेसोड्रम। तो मनुष्य की अगर हम बात करें तो मनुष्य में 3 लेयर होती है भ्रूणीय अवस्था में, 3 परत होती है भ्रूणीय अवस्था में। कौन कौन सी? एक्टोड्रम, एंडोड्रम एंड मेसोड्रम। अब हमारे शरीर में कौन सी परत के द्वारा किस ऑर्गन का निर्माण हो रहा है उसके आधार पर ऑर्गन का नामकरण कर दिया कि उनकी उत्पत्ति कहां से होती है। तो मैंने आपको बताया था कि अपनी जो त्वचा, नर्वस सिस्टम का कुछ भाग या तंत्रिका का कुछ भाग, उनकी उत्पत्ति एक्टोड्रम से होती है। अपनी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, आहार नाल होती है, उनकी उत्पत्ति एंडोड्रम से होती है। और आहार नाल वो त्वचा के बीच में जितने भी सारे जो ऑर्गन है वो मोस्टली आपको मेसोड्रम देखने को मिलेंगे। तो किडनी क्या है? बीच वाला पार्ट है। ठीक है, तो किडनी की उत्पत्ति कहां से होती है? मेसोड्रम परत से होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है उत्पत्ति के आधार पर किडनी मेसोडर्मल ऑर्गन होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनकी उत्पत्ति या इनका निर्माण भ्रूणीय अवस्था में मेसोडर्म परत से होता है, ये याद रखना आपको। ठीक है,
अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अलग पहला तो आपको याद रखना है, मनुष्य में किडनी की संख्या दो होती है और स्थिति के आधार पर इसको हम क्या बोलते हैं, राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी। इसका किडनी का दूसरा लक्षण आपको याद क्या रखना है कि उत्पत्ति के आधार पर किडनी मेसोडर्मल ऑर्गन होती है, क्योंकि भ्रूणीय अवस्था में इनकी उत्पत्ति मेसोडर्म परत से होती है। नेक्स्ट फैक्टर आपको याद रखना है, नेक्स्ट लक्षण आपको याद रखना है इनकी पोजीशन स्थिति। हमारे शरीर में किडनी कहां पे उपस्थित होती है या कहां पे स्थित होती है, तो इस स्थिति में आपको लिखना है केशरुक दंड के दोनों ओर, बस इतना लिखना है, केशरुक दंड के दोनों ओर कहां पे, उदर गुहा में। अब उदर गुहा कौन सी गुहा होती है, जिसको हम बोलते हैं पेट, सामान्य भाषा में उसको पेट बोलते हैं। तो पेट में या उदर गुहा में केशरुक दंड के दोनों ओर स्थित होती है। ठीक है, तो स्थिति में हमको क्या लिखना है, उदर गुहा में, उदर गुहा में केशरुक दंड के दोनों ओर। ठीक है, ये हो गई इनकी स्थिति। ये इसका तीसरा लक्षण किडनी का, पहला किडनी की संख्या, दूसरा किडनी की उत्पत्ति और तीसरा किडनी की मनुष्य शरीर में स्थिति, कि मनुष्य शरीर में किडनी कहां पे स्थित होती है, उदर गुहा में केशरुक दंड के दोनों ओर। अब हम बात करते हैं किडनी की आकृति कैसी होती है। आकृति, किडनी की शेप कैसी होती है या आकृति कैसी होती है, तो आकृति में आपको लिखना है सेन के बीज के आकार की। सेन के बीज के आकार की, ये इनकी आकृति होती है। ठीक है, तो यहां पे मैंने चार लक्षण, किडनी के चार लक्षण मैंने आपको बताया। पहला तो आप जो मनुष्य के तो मुख्य उपसर्जक है उसमें चार लक्षण तो मैंने अभी बताया आपको। पहला तो क्या मैंने लिखा है, किडनी की संख्या एक जोड़ी होती है या वन पेयर होती है। ठीक है, पहला लक्षण तो मैंने ये लिखा है। दूसरा लक्षण मैंने क्या लिखा है, सॉरी इसी के साथ मैंने ये कर दिया कि किडनी मनुष्य शरीर में कहां पे स्थित होती है, उसके आधार पर किडनी का नामकरण कर दिया। एक तो राइट किडनी हो गई, दूसरी लेफ्ट किडनी हो गई। ठीक है, उनके बाद तीसरा लक्षण मैंने आपको क्या लिखा है, उत्पत्ति के आधार पर किडनी कैसा ऑर्गन होता है, मेसोडर्मल ऑर्गन होता है। ठीक है, चौथा क्या है, स्थिति, किडनी कहां पे स्थित होता है हमारे शरीर में, उदर गुहा में केशरुक दंड के दोनों ओर स्थित होता है। और उनके बाद में आकृति है, इसकी आकृति होती है सेन के बीज के आकार की। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा स्थिति हो गया, चौथा आकृति हो गया। अब हम बात करते हैं किडनी का आकार। तो किडनी के आकार के या परिमाप की अगर हम बात करें, एक मिनट, तो किडनी के परिमाप की अगर हम बात करें, लंबाई, चौड़ाई व मोटाई, तो किडनी के परिमाप में क्या है, पहला तो आपको लेनी है लंबाई, दूसरा आपको लेना है चौड़ाई और तीसरा आपको लेना है मोटाई। तो किडनी के परिमाप में आपको ये तीन वैल्यू आपको बता दी। तो किडनी की लंबाई की अगर हम बात करें तो किडनी की लंबाई होती है 11 से 13 सेंटीमीटर या 11 से 13 सेंटीमीटर। किडनी की अगर हम एक किडनी की लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई कितनी होती है, 11 से 13 सेंटीमीटर के लगभग होती है। या एक स्वस्थ मनुष्य, व्यस्क मनुष्य की अगर हम बात करें तो स्वस्थ व्यस्क मनुष्य की इसकी लंबाई होती है 11 से 13 सेंटीमीटर। अगर इसकी चौड़ाई की अगर हम बात करें तो चौड़ाई होती है 5 से 7.5 सेंटीमीटर। ये इनकी क्या होती है, चौड़ाई होती है 5 से लेकर के 7.5, जो कि एनिमल्स बॉडी, सॉरी मनुष्य की शरीर पर डिपेंड या निर्भर करती है। ठीक है ना, मनुष्य की जो हाइट होती है वो हम 6 फुट के मानते हैं,
किसी की कम होती है, किसी की ज्यादा होती है। तो इसके आधार पर इनकी जो एवरेज जो किडनी की जो चौड़ाई आएगी वो 5 से 7.5 सेंटीमीटर के बीच की रहेगी। अगर हम इसकी मोटाई की अगर हम बात करें, इसकी मोटाई होती है 3.5 सेंटीमीटर। मोटाई कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। तो ये होगा किडनी का परिमाप। तो किडनी के परिमाप में आपको लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, ये 3 चीजें बतानी है आपको। लंबाई कितनी होती है? 11 से 13 सेंटीमीटर होती है। चौड़ाई कितनी होती है? 5 से 7.5 सेंटीमीटर होती है। और मोटाई कितनी होती है? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम किडनी के भार की अगर हम बात करें, किडनी का भार, वेट, किडनी का वेट कितना होता है या भार कितना होता है? तो किडनी का एक किडनी के वेट की अगर हम बात करें तो वो होता है 150 ग्राम। कितना होता है? 150 ग्राम पर किडनी। एक किडनी का वेट कितना होगा? 150 ग्राम। ये 150 ग्राम की जो वैल्यू है, कई बुक में आपको 150 ग्राम, कई में 160, कई में 170, लेकिन इसकी जो 150 से लेकर 170 ग्राम, ये इसकी एवरेज है। ठीक है। तो एक किडनी का जो वेट या भार होता है वो 150 ग्राम के समथिंग होता है। ठीक है। तो आपको 150 ग्राम ही लिखना है इसमें। इनके बाद में किडनी की अगर हम बात करें तो किडनी का जो बाह्य भाग होता है वो तो कैसा होता है? उत्तल होता है। और भीतरी भाग कैसा होता है? अवतल होता है। ठीक है। तो किडनी के बारे में ये 5वीं बात, ये 5वां लक्षण होगा और ये 6ठा लक्षण होगा। तो 6 लक्षण आपको याद रखना है। अपना टॉपिक क्या पढ़ रहे थे? मनुष्य में उत्सर्जी तंत्र के बारे में हम बात कर रहे हैं। और मनुष्य का जो मुख्य उत्सर्जी अंग होता है वो होता है किडनी होती है। तो किडनी के बारे में सबसे पहली बात तो हमने क्या पढ़ी है? किडनी की संख्या मनुष्य शरीर में 2 होती है। और हमारे शरीर में किडनी कहाँ पे स्थित होती है उसके आधार पर किडनी का नामकरण किया गया है। एक होती है लेफ्ट किडनी, दूसरी होती है राइट किडनी। लेफ्ट किडनी दायां वक्रक और राइट किडनी लेफ्ट किडनी बायां वक्रक और राइट किडनी। ठीक है। उनके बाद में दूसरी बात हमने पढ़ी है कि उत्पत्ति के आधार पर किडनी मेजोड्रमल ऑर्गन होता है। क्यों होता है? क्योंकि भ्रूण अवस्था में किडनी की उत्पत्ति मेजोड्रम परत से होती है। अब मेजोड्रम परत क्या होती है वो भी मैंने आपको बताया कि भ्रूण अवस्था में जब ब्लास्टुला का निर्माण होता है, ब्लास्टुला से जब गेस्टुला का निर्माण होता है, उनके बाद उनका ब्लास्टोफोर बनता है। तो उस अवस्था में 3 परत बनती है। कुछ एनिमल्स में 2 परत बनती है, कुछ में 3 परत बनती है। और मनुष्य की जब हम बात करें तो मनुष्य में 3 परत का निर्माण होता है। ठीक है। अब 3 परतें के नाम जो मैंने आपको बताया, एक्टोड्रम, एंडोड्रम एंड मेजोड्रम। ठीक है। तो किडनी का निर्माण किनसे होगा? मेजोड्रम परत से होगा। इस वजह से किडनी कैसा होता है? मेजोड्रमल ऑर्गन होता है। तीसरी बात हमने ये पढ़ी है कि किडनी हमारे शरीर में कहाँ पे स्थित होती है, वो हमने पढ़ा है। तो किडनी हमारे शरीर में कहाँ पे होती है? उदर गुहा में केसरी तन के दोनों ओर स्थित होती है। ठीक है। चौथी बात हमने पढ़ा है किडनी का परिमाप। तो किडनी के परिमाप में हमने क्या पढ़ा है? इसकी लंबाई, चौड़ाई व मोटाई पढ़ी है। किडनी की लंबाई लगभग 11 से 13 सेंटीमीटर होती है। चौड़ाई 5 से 7.5 सेंटीमीटर होती है और मोटाई 3.5 सेंटीमीटर होती है। उनके बाद छठी बात हमने क्या पढ़ी है? किडनी का वेट। तो किडनी के एक किडनी का जो वेट होता है वो मोस्टली 150 ग्राम होता है। ठीक है। ये 6 बातें इनको आप ढंग से देख लेना, वीडियो को समझ लेना। इनके जो नोट्स है वो अभी मैं इस वीडियो के साथ में इसकी PDF फाइल आएगी, उसमें से देख करके इनके नोट्स आपको लिखनी है। वीडियो को देख करके आपको नोट्स नहीं लिखने, सिर्फ वीडियो को आपको समझना है। और इसके जो नोट्स हैं वो नोट्स आपको PDF में